तत्कर्मयन्न बन्धाय साविद्याया विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यान्याशिल्पनैपुणम्। आज के इस प्रथम सत्र के आदरणीय प्रमुख वक्ता आदरणीय JS राजपूत जी, भारतीय शिक्षण मंडल का सौभाग्य है कि आपका आशीर्वाद सदा से ही भारतीय शिक्षण मंडल को मिलता रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जब मैं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में था तब भी राजपूत जी का स्नेह और कृपा मुझे मिलती थी, और जब 2012 में भारतीय शिक्षण मंडल का दायित्व मुझे मिला और नागपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था तो उस राष्ट्रीय अधिवेशन में भी JS राजपूत जी एक वक्ता के रूप में पधारे थे। तो इसलिए मेरे पूरे विवेकानंद केंद्र के कार्यकाल में भी और भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकाल में भी आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलता रहा है। आप अत्यंत अनुभव के बोल रहे थे। हम तो पढ़ी लिखी बातें बोलते हैं, अध्ययन के आधार पर बोलते हैं, आप अनुभव के आधार पर बोल रहे थे। इसलिए मैं फिर एक बार हमारे अधिकारियों की ओर से आपसे क्षमा याचना करता हूं कि आपको और 20 मिनट सुनने का सुनहरा अवसर हमने खो दिया, क्योंकि आपने किया है। आप वह बोल रहे थे जो आपने किया है। हम तो शायद वो बोलेंगे जो करना है। तो हमारी बातें तो आदर्शवादी और इस प्रकार की हो सकती है कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेकिन आप तो वह बोल रहे थे जो आपने अपने जीवन में किया है, और वह अनुभव तो अत्यंत मूल्यवान है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज की जो बात आपने कही, वैसे तो मैं जानता हूं कि आप बहुत ज़्यादा भाषण देने से पहले तो लिखते नहीं, बिंदु लिखे होंगे तो, किंतु एक लेख के रूप में यदि ये बातें सारी जो आज आपने कही, खास करके जिन 7 मूल्यों की बात आपने कही, जो आपने विद्यानिवास मिश्र जी को पुस्तक लिखने के लिए कहा था, विद्यानिवास जी ने तो अद्भुत लिखी होगी निश्चित रूप से। दुर्भाग्य है कि वो उपलब्ध नहीं है, किंतु 2000 वाली जो NCF जो जिसका आपने जिक्र किया, उसकी अंग्रेज़ी प्रति मेरे पास उपलब्ध है। वो मैंने रखी है और उसके एक एक शब्द को समझने का प्रयत्न करता हूँ। और अभी जो NCF बनने के लिए समितियाँ बनने की और चर्चा शुरू हुई है, उनको भी वो प्रतियाँ जिनके भी नाम आते हैं पहले भेज देता हूँ कि इसको पढ़िए कि क्या भारतीय दृष्टि से क्या अपेक्षित है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में, हमारी जो शिक्षा नीति के बाद में हमको बनाना है। पाठ्यचर्या जो विषय है वह पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक से इतर है और उसका आधार है, उसकी नींव है। पाठ्यचर्या ठीक से बन गई तो फिर पाठ्यक्रम ठीक से बनेगा और फिर पाठ्य पुस्तकें ठीक से बनेगी। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का एक प्रमुख बिंदु चरण यह पाठ्यचर्या का निर्माण होगा। इसलिए आज के इस सत्र के आदरणीय अध्यक्ष जयंत सोनवलकर जी और भारतीय शिक्षण मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष आशीष डोंगरे जी, आपने एक महत्वपूर्ण विषय चुना है और अच्छे वक्ता भी 2 दिन अलग अलग तकनीकी सत्रों में भी विषय रखने वाले। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूँ, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है और अर्चना जी नोट्स भी ले रही है, किंतु इसका डॉक्यूमेंटेशन जस का तस होना बहुत आवश्यक है। और इसलिए ये सारे जो सत्र होंगे, कल भी आपने अच्छे वक्ता बुला रखे, सरोज शर्मा जी और CB शर्मा जी, और ये सारे लोग बहुत अच्छे अपने अपने विषय के जानकार हैं। तो इनकी सारी बातों को आप अच्छी तरह से अभिलेखन, डॉक्यूमेंटेशन होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, जो कि अपने भारतीय शिक्षण मंडल के मूल तत्वों में से एक है। केवल चर्चा नहीं तो उसका अभिलेखन होना चाहिए, ताकि बाद में उसके ऊपर अपन क्रियान्वयन कर सके। और इस 3 दिन की चर्चा के अंतर में भी यदि हम फ्रेमवर्क फॉर एक्शन कुछ बता सके। आज राजपूत जी ने अपने को 4-5 काम दिए हैं। शिक्षक शिक्षा के, अध्यापक शिक्षा के सर्वेक्षण का काम दिया है, तो राष्ट्रीय स्तर पे जब होगा तब होगा। मध्य भारत प्रांत में तो आप कर ही सकते हैं, आपके पास में लोग हैं, आप अभी से योजना बनाइए, सर्वेक्षण के लिए कुछ फॉर्म आदि बनाइए, वो राजपूत जी को भेजेंगे तो वो उसमें भी उनका मार्गदर्शन मिलेगा। क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया, अध्यापक जैसे बनेंगे वैसी शिक्षा की गुणवत्ता होगी। इसलिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की समिति अभी नहीं बनी है NCERT में, जो बननी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद, किंतु नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE की समिति का प्रारंभ हो गया और चारकिरण सलूजा जी को उसका दायित्व है।
जो पूर्व में संस्कृत भारती के अध्यक्ष भी रहे। इसलिए वो भी कल आपके इसमें भी एक विषय है परसों के सत्र में, जिसमें आप शिक्षक शिक्षा के ऊपर पाठ्यचर्या की बात करने वाले। यदि अभी भी संभव होगा तो चाणकिरण सलूजा जी को भी उसमें जोड़ लिया जाए तो अच्छा रहेगा। कुल मिला के पाठ्यचर्या का जो विषय और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में जो परिवर्तित दृष्टिकोण राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत केंद्रित दृष्टिकोण देती है, उस आलोक में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कैसे होनी चाहिए, इस विषय को लेकर के कुछ बातें आपके साथ में बांटने का सीमित समय में मैं प्रयत्न करूंगा। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दृष्टि परिवर्तन हुआ है, जिसको अंग्रेजी में पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। 185 वर्ष पूर्व जो शीर्षासन हुआ था, उस शीर्षासन को सीधा करने का प्रयत्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति कर रही है। आशीष डोंगरे जी ने जिस गुरुकुल शिक्षा का संदर्भ दिया वहां तक तो नहीं पहुंचेगी, किंतु उस दिशा में गति करने वाली यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसके अंदर इस प्रकार के बीज है कि जो बीज भारत की शिक्षा व्यवस्था को फिर उस गौरव स्थान पर ले जा सकता है, गुणवत्ता के द्वारा ले जा सकते हैं, ज्ञान के द्वारा ले जा सकते हैं, अपनी मेथोडोलॉजी, अपने अधिगम फलित के द्वारा, लर्निंग आउटकम के द्वारा ले जा सकते हैं। इसलिए यह भारतीयता पर आधारित शिक्षा पद्धति के नवजागरण में एक महत्वपूर्ण तिथि 29 जुलाई 2020 बनती है। किंतु उसके क्रियान्वयन में, खास करके शालेय शिक्षा के स्तर पर उसके क्रियान्वयन में जो महत्वपूर्ण पड़ाव बनेगा, वह पड़ाव बनेगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। यह पाठ्यचर्या, यह 5+3+3+4 वाला जो एक नई रचना 15 वर्ष के शालेय शिक्षा की हमको मिली है, उसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शब्दों का प्रयोग किया है कि पहला जो 5 वर्ष का स्तर होगा, जिसमें पूर्व में जिसको प्राथमिक कक्षा कहते थे, उससे पूर्व प्राथमिक के 3 वर्ष भी जोड़े हैं। आयु के 3 वर्ष पूर्ण करने पर छात्र आएगा और वह पहले 3 वर्ष पूर्व प्राथमिक के और पहली और दूसरी इस कक्षा तक पहले 5 वर्षों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति फाउंडेशन स्टेज कह रही है। यह नींव बनाएगी। हमारे यहाँ जो नालंदा में जिस समय बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया, उस समय जो शिक्षा पद्धति जारी थी वह बौद्ध धम्म के अनुसार शिक्षा पद्धति जारी थी, और उसका यदि हम अध्ययन करते तो उसके अध्ययन में वह 5 स्तर शिक्षा के बताए हैं उन्होंने। वह 5 स्तर इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समानांतर हमको दिखाई देते हैं। प्रथम 5 वर्ष जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह नींव कह रही है, फाउंडेशन स्टेज कह रही है, उसको बौद्ध पद्धति में अधिशील शिक्षा कहते हैं, जिसमें शील का निर्माण होता है। भारत में ज्ञान का साक्षात्कार करने की विधि को विद्या कहा है। ज्ञान का सृजन नहीं होता, ज्ञान तो होता है, उसका साक्षात्कार किया जाता है। ये शीर्षासन ठीक करने वाली विधि में से एक महत्वपूर्ण विधि है। स्वामी विवेकानंद का जो कथन है, अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी विद इन मैन, ये जो स्वामी विवेकानंद कहते हैं। एजुकेशन की ये परिभाषा, शिक्षा की ये परिभाषा बीएड में सिखाते हैं आज भी वो परिभाषा, किंतु कक्षा संचालन में उसका उपयोग हम कर रहे हैं कि मेरे सामने बैठा वाला जो छात्र है, वह छात्र अपने आप में परिपूर्ण, परफेक्ट, अपने आप में दिव्यत्व का प्रकटन करने के लिए तत्पर ऐसा ईश्वर मेरे सामने ये बालक के रूप में बैठा है, और उसके अंदर के ईश्वरत्व का प्रस्फुटन, जैसे कली खिलती है, मेरा तो नाम ही मुकुल है, मुकुलन, उस छात्र का मुकुलन होना है, उसके अंदर के उस संभावना को संभव बनाने की दृष्टि से उसकी पूर्णता की अभिव्यक्ति करनी है। यह अध्यापक के रूप में मेरा दायित्व है। यह बात क्या अध्यापक शिक्षा में जा रही है, इसलिए अधिशील यह उस ज्ञान साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है, क्योंकि ज्ञान साक्षात्कार के लिए ज्ञानेंद्रियों का विकास आवश्यक है, और उस ज्ञान साक्षात्कार के बाद उस ज्ञान के उपायोजन के लिए, उसको जीवन में लागू करने के लिए, विवेक के साथ कर्म में परिवर्तित करने के लिए जो कर्मेंद्रिया काम करेगी, उन दशेंद्रियों का विकास फाउंडेशन स्टेज में अधिशील में होना है।
इसलिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को बनाते समय इस प्रथम 5 वर्ष का पाठ्यक्रम अधिशील शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। हमारे पास तैयार है, हमारे रामचंद्र भट्ट जी ने पूरी तैयारी करके रखी है कि क्या होना चाहिए। भारतीय शिक्षण मंडल इसके ऊपर 1974 से काम कर रहा है कि कैसे विद्यार्थी के समग्र विकास की नींव बनाई जाए। आज की स्थिति में कॉग्निशन से प्रारंभ करते हैं, समझ से प्रारंभ करते हैं, लेकिन समझ से पूर्व ग्रहण करना पड़ेगा। वो ग्रहण ज्ञानेंद्रिया करेगी। परसेप्शन पे आज की शिक्षा पद्धति काम ही नहीं कर रही। यह अधिशील शिक्षा परसेप्शन को परफेक्ट करने का काम करती है। शील का निर्माण होगा तो ग्रहण व्यवस्थित होगा, ग्रहण व्यवस्थित होगा तो उस पर समझ बनेगी, समझ बनेगी तो ज्ञान का साक्षात्कार होगा। इसलिए प्रथम 5 वर्ष अधिशील, अगले 3 वर्ष में हमारे यहां कहा गया कि चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान साक्षात्कार संभव नहीं है। ज्ञान संपूर्ण अंदर में विद्यमान है और केवल उसको बाहर प्रकट करना है। रोक कौन रहा है? हमारे यहां पर शब्द प्रयोग हुआ तत्वम पूषण अपावृणु। अपावृणु उपनिषद का शब्द है। यह एजुकेशन का अर्थ है। अंग्रेजी शब्द एजुकेशन का भी इटिमोलॉजी, व्युत्पत्ति शास्त्र देखिए। किसी भी अच्छे शब्दकोश को उठाइए, डिक्शनरी को उठाइए, कैम्ब्रिज को लीजिए, वेबस्टर मरियम को लीजिए, ऑक्सफोर्ड को लीजिए और उसमें शब्द के मूल की तरफ जाइए कि यह शब्द आया कहाँ से। तो एजुकेशन इस अंग्रेजी शब्द के भी मूल में यदि आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा उसका अर्थ उन्होंने क्या है, टू अनकवर, टू रिवील। एडुकेयर से एजुकेशन आया और इस लैटिन शब्द का, इस ग्रीक शब्द का अर्थ है कि वह खोलना, अंदर के ज्ञान को बाहर खोलना है। स्वामी विवेकानंद उदाहरण देते हैं कि दीप प्रदीप्त है, दीप जला हुआ है, किंतु उसके ऊपर जो कांच का गोला, उस दीप को झंझावात से बचाने के लिए और प्रभंजन से बचाने के लिए, वो दीप बुझ ना जाए इसके लिए ऊपर कांच रखी हुई है। उस कांच पर कालिख जमा हो गई तो अंदर के दीप का प्रकाश बाहर प्रकट नहीं हो रहा। उस कालिख को शुद्ध करना, उस कांच के गोले को रगड़ रगड़ करके कालिख को साफ करना ये आवश्यक है। इसको सेकंड स्टेज ऑफ एजुकेशन बुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध की पद्धति में कहते हैं, और उसे कहते हैं अधिचित्त। ये भारतीय शिक्षा की विधि है। अधिशील के बाद अधिचित्त, अध्ययन का आधार अधिचित्त, चित्त की शुद्धि के लिए। स्वामी विवेकानंद एक और बात कहते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं एजुकेशन इज ऑफ 3H, हार्ट, हेड एंड हैंड। हृदय महसूस करेगा, मस्तिष्क योजना बनाएगा, तब हाथ कर्म में सेवारत होंगे, तब परिपूर्ण मनुष्य होगा। ये H टेक्नोलॉजी है, हार्ट, हेड एंड हैंड। आज की शिक्षा पद्धति में हार्ट गायब है। इसलिए तीसरी, चौथी, पांचवी, ये प्राथमिक के जो 3 वर्ष है, जिसको प्रिपरेटरी स्टेज कह रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें प्रिपेयर किसको करना है? चित्त को प्रिपेयर करना है। इट इज द प्रिपरेशन ऑफ द हार्ट। वह करुणा के लिए, संवेदना के लिए, समझ के लिए, जुड़ने के लिए, आत्मीयता के साथ केंद्रित होने के लिए, फोकस होने के लिए वह चित्त तैयार है कि नहीं। इसलिए दूसरा है अधिचित्त। फिर तीसरे 3 वर्ष आते हैं, छठी, सातवीं, आठवीं। यह माध्यमिक शिक्षा का स्तर कह रहे हैं। इस माध्यमिक शिक्षा के स्तर को हमारे यहाँ पर अधिशील के बाद अधिचित्त और अधिचित्त के बाद अधिप्रज्ञ, वहाँ पर प्रज्ञा का विकास करना है। क्रिटिकल थिंकिंग शब्द प्रयोग हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 59 पृष्ठों के डॉक्यूमेंट में, उस अभिलेख में। वह क्रिटिकल थिंकिंग प्रज्ञा है। हमारी जो बुद्धि है, उस बुद्धि का परिष्कार करके जब वह सत्य के दर्शन करने के लिए तैयार हो जाए, तब उसे प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा यह मेधा की शुद्ध स्थिति है। इसलिए ऋतंभरा प्रज्ञा उसको उसकी अंतिम स्थिति को कहा जाता है, जब मेधा को साफ करते करते। सामान्यतः बुद्धि भेद करती है, इसलिए बुद्धि भेद यही शब्द प्रयोग होता है। मैं हमेशा लोगों को उदाहरण देता हूँ। यहाँ कैमरे के ऊपर मैं आपको 2 मोबाइल दिखा रहा हूँ। कंपनी आप देख रहे होंगे तो आपने देख ली कंपनी, और मैं आपको कहता हूँ कि इन 2 मोबाइल की तुलना कीजिए, तो आपके मन में सबसे पहला विचार आता है कि एक एप्पल का है, दूसरा सैमसंग का है।
फिर एक विचार आता है कि एक ग्रे कलर का है, एक सुनहरे रंग का है। फिर तीसरा विचार आता है इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, उसकी अरे मैंने भेद थोड़ी पूछे थे, मैंने तो तुलना करने को कहा था। तुलना में तो समानता भी आनी चाहिए ना, कि दोनों सुनने का काम करते हैं, दोनों मैसेज भेजने का काम करते हैं, दोनों में इंटरनेट चलता है, ये समानता भी तो तुलना में आएगी। किंतु मनुष्य का स्वभाव, बुद्धि सामान्य रूप से तुलना कहते ही भेद ढूंढती है, इसलिए मानव मानव में भेद ढूंढती है। इसलिए अपनी पहचान के लिए मैं अलग क्या हूं ये बताना चाहते हैं। उस आयु में, छठी, सातवीं, आठवीं जो आयु है, उस भेद करने वाली बुद्धि को समानता ढूंढने वाली बुद्धि में, प्रज्ञा में विकसित करना, उस विवेक का विकास करना, ये उस मिडिल स्कूल का लक्ष्य है। अधिशील, अधिचित्त, फिर अधिप्रज्ञ। पाठ्यचर्या इस आधार पर बननी पड़ेगी। पाठ्यचर्या में केवल स्टेम की बातें करके नहीं चलेगा, या आधुनिक ब्लूमबर्ग टेक्सोनॉमी को लेकर के और बात करते हैं और उसमें कहते हैं स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। अरे कुछ नहीं होगा इससे भाई। ये सारे जिस प्रज्ञा के आधार पर चलते हैं, उस प्रज्ञा का विकास करना पड़ेगा। और उस प्रज्ञा का विकास करने के लिए जिस प्रकार की चिंतनशीलता को, जो मनन निदिध्यासन, श्रवण मनन निदिध्यासन की बात की हमारे गुरुकुलों में, ये क्रमशः होता है। अधिशील, अधिचित्त, अधिप्रज्ञ, ये तैयारी होने के बाद, ये प्लेटफॉर्म जब तैयार हो जाएगा 11 वर्ष का, उसके बाद अंतिम 4 वर्ष में विषय का ज्ञान, स्पेशलाइजेशन, तब विषयों की तरफ जाने की आवश्यकता है। तब स्टेम में जाओ, चाहे वो लेके आजकल स्लैम की भी बात करने लगे, लैंग्वेजेस की भी बात करने लगे, लैंग्वेज एंड आर्ट भी चाहिए, साइंस, लैंग्वेज, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स, ये चारों चाहिए। ये अब अभी फिनलैंड में बात होने लगी, अब फिनलैंड में होने लगी है, तो अब भारत वाले करेंगे। हम तो पुछ लगू है ना पश्चिम के। अभी तक वहां स्टेम चल रहा था, तो हम भी स्टेम 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 चिल्ला रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही नहीं, आपको उसके साथ में कला की शिक्षा भी देनी पड़ेगी। जो 64 कलाओं की बात गुरुकुल में होती थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 64 कला की बात कर रही है। इसलिए पाठ्यचर्या में ये सारी चीजें, अधिशील में उस प्रकार की कलाएं, उस प्रकार की विद्याएं, उस प्रकार के स्किल्स, उस प्रकार के पाठ्यक्रम, यह जो मॉरल तैयार करे, जो वैल्यूज तैयार करे, जो बेस तैयार करे, जो शील का निर्माण करे, जो इंद्रियों का विकास करे, दशेंद्रियों का। फिर अधिचित्त में अंदर चित्त की शुद्धि करने वाली चीजें, जो चित्त को शुद्ध करे, मन में संवेदना का निर्माण करे, करुणा को निर्माण करे, दूसरे के दुख में दुखी होने वाला मनुष्य, वो आयु है, वो 3री, 4थी, 5वीं में जो आयु मिलने वाली है आपको, जो 8, 9, 10 वर्ष की आयु है, उस वर्ष के आयु में उस छात्र के अंदर भावनाओं का, संवेदनाओं का विकास किया जा सकता है। वह जुड़ता है संवेदना से, इसलिए अधिचित्त। फिर उसके बाद की पाठ्यचर्या में अधिप्रज्ञ, और अधिप्रज्ञ के बाद अधिप्रतिभ। वह अधिप्रतिभ है जिसमें प्रतिभा के अनुसार, टैलेंट के अनुसार। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही 9वीं से 12वीं में आपको विषय चयन का अधिकार होगा। आप संगीत के साथ फिजिक्स सीख सकते हैं और मैथमेटिक्स के साथ लिटरेचर सीख सकते हैं। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है। जो दीवारें थी, जो अलग अलग कंपार्टमेंटलाइजेशन था, उसको तोड़ दिया है, इसलिए वो शीर्षासन को ठीक कर दिया। इसलिए अधिप्रतिभ की वह पाठ्यचर्या होगी। इसलिए वो पाठ्यचर्या अत्यंत लचीली, अत्यंत फ्लेक्सिबल पाठ्यचर्या 9वीं से 12वीं की बनाने की, उसको हायर स्कूल एजुकेशन ऐसा कहा है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन का है। वह उस स्तर पर जाकर के विषयों के अंदर आगे की तैयारी के लिए, और वो जो 5वीं स्टेज बुद्ध काल में थी, अधिशील, अधिचित्त, अधिप्रज्ञ, अधिप्रतिभ के बाद अधिविज्ञ, वहां विद्वान बन रहा है, वो हायर एजुकेशन है, जहां मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट के द्वारा फर्स्ट ईयर के बाद सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर के बाद डिप्लोमा आदि की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति कर रही है। वो अधिविज्ञ है। एक आपका सत्र अधिविज्ञ के ऊपर भी है, हायर एजुकेशन का क्या पाठ्यचर्या रहनी चाहिए, लेकिन मूल रूप से ये 4 बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उसके विज्ञान को समझना पड़ेगा। तैत्तरीय उपनिषद में पंचाधिकरण, 5 प्रकार के 5 अधिकरण बताए, पंचाधिकरण बताए कि अधिलोक की शिक्षा क्या होगी, लोक के स्तर पर क्या शिक्षा होगी, अधिचित्त की शिक्षा क्या होगी, अध्यात्म की शिक्षा क्या होगी। तैत्तरीय उपनिषद का पहला ही अनुवाक शिक्षावल्ली अनुवाक है। वो हमको एक दिशा देता है कि पाठ्यचर्या कैसे बननी चाहिए। जैसे प्रश्न, प्रतिप्रश्न, परिप्रश्न की बात राजपूत जी ने की, यह प्रश्न विधि जैसी, चर्चा विधि, पर्यटन विधि, ऐसी 13 प्रकार की विधियां तैत्तरीय उपनिषद बताता है। शिक्षण की विधियां, पेडागोजिकल अप्रोचेस
13 डिफरेंट पेडागोजिकल अप्रोचेस की बात करता है फॉर लर्निंग, फॉर अधिगम। और उसके शब्द हमारे यहाँ जो आजकल लर्निंग आउटकम का शब्द आउटकम बेस्ड लर्निंग की बात होने लगी है, उसका मूल आधार जो है वो तैत्तरीय उपनिषद अधिगम फलित की बात करता है। आपको इन चारों स्तरों पर अधिगम फलित तय करना पड़ेगा। अधिशील के आधा 5 वर्ष पूर्ण करने के बाद छात्र में उस स्तर पर आप क्या देखना चाहते हैं, उसके आगे के अधिचित्त के स्तर पर आप छात्र में क्या अधिगम फलित देखना चाहते हैं, क्या लर्निंग आउटकम देखना चाहते हैं, वो डिफाइन करने पड़ेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या होंगे, उसका करिकुला क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा। पाठ्यचर्या का मूल आधार अधिगम फलित होगा। आपके मूल्यांकन का भी मूल आधार वो अधिगम फलित होगा। आप जब तक अधिगम फलित तय नहीं करोगे, मूल्यांकन कैसे करोगे? इसलिए आज सारा का सारा मूल्यांकन केवल मेमोरी का मूल्यांकन हो रहा है, क्योंकि अधिगम फलित भी मेमोरी के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि ज्ञान रचनावाद के नाम पर जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात की जा रही है, जो बाकी सारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की जा रही है, अनुभूति आधारित ज्ञान की भी बात की जा रही है, वो भी सारी ज्ञान रचनावाद के आधार पर कंस्ट्रक्टिविज्म नाम के यूरोप से आए हुए एक तंत्र के आधार पर हो रही है, जो इन्फॉर्मेशन आधारित है। वो इन्फॉर्मेशन को ही नॉलेज समझते हैं। इसलिए जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा अब नॉलेज सोसाइटी बन रही है। दैट इज नॉट नॉलेज अनलेस दैट इंफॉर्मेशन इज एसिमुलेटेड एंड उसका आत्मसातीकरण जब तक नहीं हुआ है और वो जीवन का अंग नहीं बना है, वो ज्ञान थोड़ी होता है। और वो साक्षात्कार से होता है। इसलिए ज्ञान साक्षात्कार विधि का निर्माण इस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को करने की आवश्यकता है। इसलिए ये 5 जो अधिशील से लेकर अधिविज्ञ तक के हैं, उस आधार पर पाठ्यचर्या का निर्माण करना पड़ेगा। बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक बातें भी उसमें हमको बताई गई है, किस प्रकार से काम होने चाहिए। आज विश्व उस तरफ बढ़ रहा है। कहा कि बस्ते के बोझ की बात की, बस्ते का बोझ होना ही नहीं चाहिए। ग्रंथ को तो हमारे यहाँ पर तैत्तरीय उपनिषद तो कहता है कि ग्रंथ बाधा है। वो ग्रंथ शब्द आया गांठ से, संस्कृत में ग्रंथ, डमरूधर जी बैठे, ग्रंथी यानी गांठ, गांठ बांधी जाती है इसलिए उसको ग्रंथ कहते हैं। वो ताड़पत्री को रस्सी से साथ में बांधा जाता था। गांठे खोलने को एजुकेशन कहते हैं। तत्वम पूषण अपावृणु, खोलने को एजुकेशन कहते हैं। गांठे बांधने को एजुकेशन नहीं कहते। बस्ते का बोझ तो शून्य होना चाहिए। वास्तविक आदर्श स्थिति तो यह है कि बस्ते का बोझ शून्य होना चाहिए और व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करे, अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान का साक्षात्कार करे। और उसके लिए आचार्य, बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग बार बार राजपूत जी ने किया, अपने आचरण से जो प्रेरणा देता है उसका आचरण ही शिक्षण है। उसके साथ बैठने से, उसके होने मात्र से। अभी तो बहुत कोविड के कारण 1-1.5 वर्ष हो गया राजपूत जी के साथ बैठे हुए, लेकिन आधा पौन घंटा भी साथ में बैठ जाते तो गंगा जी नहाए जैसा आनंद होता है। ये आचार्य की स्थिति है कि आप साथ में बैठो और वो प्राण शक्ति प्राप्त होकर के आपको ऐसा लगे कि आप यू आर एनरिच्ड। आधे घंटे पहले आप जो थे उससे अधिक होकर के आप बाहर निकल रहे हो। ये आचार्य है। और वो आचार्य उस लर्निंग प्रोसेस को ट्रिगर करता है। और इसलिए वो पाठ्यचर्या में वो आचार्य की स्वायत्तता बहुत महत्वपूर्ण है। हम पाठ्यचर्या में यदि आचार्य को बांध देंगे, आज के बीएड कॉलेज में वो लर्निंग प्लान बनाने तक में स्पून फीडिंग कर देते हैं हम, कि लेसन प्लानिंग भी हम सिखा देंगे। लेसन प्लान में हम बता रहे हैं वैसा ही करो। और ये बड़े बड़े एक चेन ऑफ स्कूल्स बन गए, उनका लेसन प्लान एक जगह से बन करके आता है। और वो पोद्दार वगैरह वाले बोलते हैं कि हमने तो ब्रिटिश काउंसिल के अनुसार लेसन प्लान बना रहे हैं। अरे भगवान भला करे। इस राष्ट्र में आपको आचार्य को स्वतंत्रता नहीं देंगे। उसके सामने बैठे हुए छात्रों के अधिगम को देख करके, उनकी परिस्थिति को देख करके, उनकी स्थिति, गति और लय को देख करके वह तय करेगा कि किस प्रकार का क्रम पाठ्य का उसको रखना चाहिए। इसलिए पाठ्यक्रम का है, क्रम महत्वपूर्ण है और वह क्रम का निर्धारण आचार्य करता है। इसलिए इस पंचाधिकरण के आधार पर पाठ्यचर्या बने, इस प्रार्थना के साथ में हर स्तर की पाठ्यचर्या, जो भी आपने 4-5 विषय लिए हैं, डिजिटल लर्निंग में और इस प्रकार के आभासी माध्यमों में वह स्वातंत्र्य मिल सकता है लर्निंग सेंट्रिक पाठ्यचर्या को बनाने का। लेकिन उस दृष्टि को, उस समग्र भारतीय दृष्टि को लेकर के पाठ्यचर्या बनाने वाले लोगों को यदि दायित्व दिया गया और यह पाठ्यचर्या यदि बन गई, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिस शीर्षासन को ठीक करने वाला पैराडाइम शिफ्ट चाहती है, और जिसको कि मैकॉले मुक्त शिक्षा करके कुछ लोग कहते हैं, वो यदि करना है
तो वो करने के लिए पाठ्यचर्या को इस भारतीय अधिकरण के आधार पर बनाना होगा, अधिगम फलित के आधार पर बनाना होगा। मुझे लगता है कि इन 2-3 दिनों में होने वाले परामर्श में आप बहुत सारगर्भित रूप से इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे और इस आधार पर कुछ एक ठोस अभिलेख, डॉक्यूमेंट इस चर्चा के बाद में निकलेगा, जो कि एनसीईआरटी के वर्तमान अधिकारियों के लिए भी मार्गदर्शक होगा। इस आशा और अपेक्षा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।